नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अचानकपुर बलवा कांड, 19 लोगों पर मामला दर्ज। बीएड के नाम पर छात्रों से धोखाधड़ी, संचालक पर मामला दर्ज। किरनापुर तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी। सहकारी बैंक में 70 लाख का गबन, अब तक नहीं हुई किसी कर्मचारी पर कार्रवाई। डॉक्टर की मांग को लेकर रामपाली स्वास्थ्य केंद्र में तालाबंदी। पहली बारिश पर टपकने लगा स्कूल का भवन। डीजल के बढ़े दाम, सब्जी व्यापार हुआ प्रभावित। और आयुष विभाग में महिला टेक्नीशियन की कमी, महिलाओं को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। शहर स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट की हनुमान चौक शाखा में 70 लाख रुपए का गबन करने का मामला उजागर हुआ। कार्रवाई से बचने के लिए कर्मचारियों ने 48 लाख रुपए जमा भी करवा दिए। इसमें जांच का विषय यह है कि इतना बड़ा घोटाला भी हो गया। उस घोटाले को स्वीकार करते हुए 48 लाख रुपए जमा भी करवा लिए और अब तक किसी कर्मचारी पर निलंबन तक की कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के अनुसार जिला सहकारी बैंक बालाघाट शाखा के अंतर्गत सहकारी समिति बालाघाट पायली, जरेरा, हट्टा, नाहरवानी, खुरसौड़ी, अमेड़ा के किसानों और अन्य स्रोत से आने वाली राशि समिति प्रबंधन द्वारा बैंक में जमा करवाई गई थी, जिनकी जमा पर्ची बैंक के कैशियर द्वारा दी गई, लेकिन दूसरा जमा पर्ची फाड़कर राशि स्वयं उपयोग में कर ली गई। इस मामले पर 1 महीना बीत जाने के बाद भी कैशियर धनेंद्र कटरे पर अब तक निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई है। पद्मेश से चर्चा के दौरान सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक विजय सिंह कुर्मी बताते हैं कि कैशियर धनेंद्र कटरे को बैंक से हटाकर विभाग में अटैच कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इसके आधार पर विभागीय कार्रवाई की जा सके। करोड़ों की टैक्स वसूली नहीं होने से परेशान नगरपालिका अब बकायादारों के नाम बाकायदा फ्लैक्स में छापकर उसी वार्ड के सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने तैयारी भी कर ली है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान नए राजस्व सभापति रामलाल बिसेन ने बताया कि करोड़ों की राजस्व वसूली नहीं होने के कारण बहुत अधिक परेशानी हो रही है। 13 जुलाई को नगर पालिका प्रांगण में लगने वाले नेशनल लोक अदालत में नगर की जनता अपना टैक्स जमा कर दे। आगामी दिनों में उन्हें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। नगर के समस्त 1 से लेकर 33 वार्ड के जनता से मेरी अपील है कि करोड़ों रुपए की जो कर बाकी है 13/7/2020 को लोक अदालत नगर पालिका के प्रांगण में लगाई जा रही है और जितने भी कर है, चाहे वो नल हो, टैक्स हो, जो भी कर हो नगर पालिका की, वो तत्काल 13 तारीख को यहाँ पर आके उसका लाभ लें। सर, कितना बकाया है राजस्व का? ये तो अभी लिखित में आई नहीं, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए की राशि बाकी है भी। सर, फिर क्या प्रयास किए जाएंगे राजस्व की प्राप्ति के लिए आपके द्वारा? इसके लिए हमने हर कर वालों को एक नोटिस जारी कर दी है, अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कब से कार्रवाई करेंगे सर? 13 तारीख के बाद। 13 तारीख के बाद जी। भोपाल में बैठकर अधिकारी प्रदेश की सभी पीडीएस की दुकानों पर नजर रखेंगे। खाद्य विभाग ने एक नई तकनीक तैयार की है, जिसके माध्यम से वे देख सकेगी कि कौन सी दुकान खुली है और कौन सी दुकान खुली नहीं है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि प्रदेश शासन ने बालाघाट जिले को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे बड़ी वजह जिले के अधिकांश गाँवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने को बताया जा रहा है। तो वहीं जिम्मेदार बताते हैं कि जिला शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे कारण क्या है, उन्हें जानकारी नहीं है। प्रदेश शासन ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 18 जिलों में यह व्यवस्था शुरू कर दी है। बहुत जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। जिला खाद्य अधिकारी SS चौधरी बताते हैं कि बालाघाट जिले को अभी भी इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार की निश्चित यह योजना पीडीएस का अनाज लेने वाले हितग्राहियों के लिए मददगार साबित होगी, लेकिन जिले के भीतर बड़ी समस्या नेटवर्क की है। इसी कारण पूर्व में भी पीडीएस दुकान में स्वीप मशीन तक नहीं पहुँच पाई थी। नेटवर्क का रोना रोकर शासन की बड़ी योजना हाशिए पर आ गई थी। अब देखना यह है कि प्रदेश शासन की नई नीति जिले के भीतर कितनी कारगर साबित होती है। केंद्रीय बजट के बाद डीजल के दामों में 4 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी का असर अब सब्जी बाजार में भी दिखाई देने लगा है।
इस बात को लेकर किसान और व्यापारी दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि खेतों में उगाई फसल को ज्यादा दिन तक वाहन में नहीं रखा जा सकता और यहाँ पहुँचने पर उसे बेचना भी जरूरी है। इन दोनों के बीच में डीजल का दाम बढ़ने से गाड़ी का भाड़ा भी बढ़ गया है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान व्यापारियों ने अपनी बात को इस तरह से रखा। हमारा व्यापार क्या है, सीजनेबल होता है। हमारे को तो रोज गाड़ी की ज़रूरत पड़ती रहती है और अब उसमें डीजल महंगा हो सस्ता हो तो हमारे को उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारी आवश्यकता है, हमारा माल कच्चा है। अगर कोई गाड़ी 100 रुपये भाड़े में मिलेगी तो भी हमको लगाना है, 150 रुपये भाड़े में मिलेगी तो भी लगाना है। तो हमारी खुद की गाड़ियाँ से तो माल आता नहीं, वो कम ही आता है। जो किराए की गाड़ियाँ रहती है उसी से माल आता है, तो वही 10-5 रुपये कुंटल का फ़र्क पड़ा है। मतलब बढ़ा है किराया? हाँ, किराया तो बढ़ेगा ना, डीजल बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा। अच्छा, क्या लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरे देशों की अपेक्षा हिंदुस्तान में बहुत अधिक डीजल पेट्रोल के रेट है, तो उस हिसाब से जो अभी एडिशनल इन्हें कर जोड़े हैं उसको कम करना चाहिए, यानी एडिशनल नहीं जोड़ना चाहिए। सब्जी के एक और थोक व्यापारी वहीद मियां बताते हैं कि डीजल का दाम बढ़ने का असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा और अब तो लोगों की आदत सी पड़ गई है, चाहे 5 रुपए बढ़े या 25। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि वे आम जनता को क्या दे रहे हैं। सर, ये देखा गया कि केंद्र के द्वारा डीजल में वृद्धि की गई है, तो इसका असर यहाँ पड़ रहा है कि बालाघाट में? पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा, बालाघाट की क्या बात है। और रह गई बात, अब तो क्या आदत सी हो गई है, कब 5 बढ़ जाए कब 10 बढ़ जाए, अब लोगों ने आदत बना ली है अपनी। अभी कितना बड़ा है? अभी 5 रुपये 7 रुपये बढ़ा है, तो पता लगा वो 20 भी बढ़ जाए तो आदत है, क्योंकि इंसान की आदत हो गई है खाने की। क्या लगता है जैसे दिन ब दिन बढ़ोतरी होना, केंद्रीय बजट में पास होना क्या है? देखिए, मैं तो गवर्नमेंट का क्या मसला ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन पब्लिक परेशान है। अब पब्लिक परेशानी से क्या करेंगी, अपना काम कर रही है, बस आदत हो गई है। और जैसे छोटे छोटे जो व्यापारी हो, इनने भी रेट बढ़ा दी है। हाँ, एक जगह महंगाई जब ऊपर बढ़ती है तो ऊपर बढ़ती है 1 चारा ने, नीचे बढ़ती है 1 रुपये, ये तो दस्तूर है। सब्जी के एक और थोक व्यापारी राकेश सेवईवार बताते हैं कि बारिश 1 महीना देरी से होने के कारण वैसे ही किसान परेशान था। इस पर डीजल का दाम बढ़ गया, जिस कारण भाड़ा बढ़ेगा तो सब्जी के दाम भी बढ़ेंगे। इस बीच में फंसना किसान, व्यापारी और आम आदमी को ही है। जैसे कि माने कि केंद्र सरकार ने 4 रुपये 4.5 रुपये मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार ने, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें अपना डीजल और पेट्रोल में वृद्धि की है। तो उसी के हिसाब से यहाँ जब हमने देखा कि वर्षा 1 महीने लेट होने के कारण वैसी सब्जी में तेज़ी थी, जहाँ डीजल और पेट्रोल में वृद्धि होने के कारण, किराए में भी वृद्धि होने के कारण अब यहाँ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है जनता को। क्या दोहरी मार झेलना पड़ रहा है कि व्यापारी? दोहरी मार झेलना पड़ रहा है। और जैसे कि देखा जाएगा तो अभी जैसे जैसे समय बीतते जाएगा और सब्जी का भाव तेज होते जाएगा, ऐसे संभावना है। क्या होना चाहिए था? जैसे कि आम बजट लोगों ने, जनता ने सोचा था, तो उसमें जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाने की संभावना जैसे मोदी जी ने पहले की थी, वैसे होना चाहिए था। जनता उसमें खुश होती, डीजल और पेट्रोल के भाव अगर जीएसटी में आते तो। जैसे कि डीजल और पेट्रोल का जीएसटी में नहीं लेके आए उनने उसको, तो उससे दिक्कत तो बनी और उसके साथ साथ ज़्यादा ये हुआ कि 2 रुपये पेट्रोल और डीजल में वृद्धि हो गई। उसी के साथ साथ कमलनाथ जी सरकार ने भी यहाँ पे 2 रुपये 2.25 रुपये का डीजल यहाँ भी वृद्धि कर दी। तो क्या गाड़ियाँ अभी कम आ रही है क्या? गाड़ियाँ तो लगभग, जिसका किसान है, किसान तो बेचारा मजबूर है, जो उसके पास फसल हुई है उसको मंडी में बेचना ही है। अगर वो जो भाड़े में पहले 100 रुपये में लाता था, वो अब 140 रुपये भाड़े में लाता है। वो किसान अपना माल, कच्चा माल हो या पक्का माल हो, कैसे भी वो अपने घर पे रख नहीं सकता, वो तो उगाया है तो उसको मंडी में बेचना ही पड़ेगा। क्या सरकार को बजट पर विचार करना चाहिए पुनः? अब हम तो चाहेंगे कि अगर व्यापारी और किसानों के लिए देखा जाए तो मोदी सरकार को भी अपनी जो पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई है उसमें कमी लाना चाहिए। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व की शिवराज सिंह सरकार द्वारा चलाए जा रहे संबल कार्ड और श्रमिक कार्ड के सत्यापन की योजना बनाई है, जिसके बाद हितग्राहियों को प्रदेश शासन की योजना का लाभ दिया जा सके। जनपद पंचायत कार्यालय बालाघाट में बाकायदा सचिव को प्रशिक्षण दिया गया है कि कैसे वे संबल कार्ड और श्रमिक कार्ड का सत्यापन करेंगे। सबसे प्रमुख समस्या ये आ रही है
कि उसका जो हित लाभ लेने के लिए हकदार है वो कौन बंदा होगा। उस कंडीशन में भी हमने बताया था कि परिवार में माता पिता, पिता पुत्र या मतलब पुत्र पुत्री या आश्रित, तो आप देख लीजिएगा उस कंडीशन में उस व्यक्ति का, आश्रित व्यक्ति का या ग्रामीण का समग्र आईडी और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। अन्यथा आपको कब दिक्कत होगी कि अगर किसी को अंत्येष्टि सहायता या सामान्य मृत्यु का या मतलब उसका जब लाभ दे रहे हैं उस कंडीशन में आपके साथ प्रॉब्लम श्योर है क्रिएट होगी, आपको परेशानी जाएगी, मगर उसके आपका पोर्टल आगे नहीं बढ़ेगा। पंचायत समन्वयक दिलीप सांडिले बताते हैं कि सत्यापन के बाद अपात्र हितग्राही के कार्ड निरस्त कर दी जाएंगे और जो पात्र होंगे उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए बाकायदा मापदंड रखे गए हैं। जिनके दोनों योजना में कार्ड बन गए हैं उनका कोई एक कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी उसे भी अपात्र कर दिया जाएगा। 18 से 60 वर्ष के बीच वाले व्यक्ति को ही पात्र माना जाएगा। इस तरह के कई मापदंड रखे गए हैं। आज इन लोगों की बैठक का आयोजन का विशेष कारण ये था कि शासन ने हमें निर्देशित किया है कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिक कार्ड बने हुए हैं मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल के और जो संबल योजना के कार्ड बने हैं, इन योजनाओं का हमें सत्यापन करना है और जो अपात्र हितग्राही हैं या अपात्र कार्ड है उनको निरस्त किया जाना है और जो पात्रता रखता है इस संदर्भ में उन पात्र कार्डों को रखना है। इस संबंध में आज इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था, उन्हें मार्गदर्शन दिया। पात्र अपात्र कैसे करेंगे? इसमें शासन ने कुछ मापदंड किया है, जैसे कि डबल कार्ड जिनके बन गए हैं तो किसी एक योजना का लाभ ले सके, उसे एक का कार्ड निरस्त करना पड़ेगा। और अगर जिसकी 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उसे आप अपात्र करना पड़ेगा। जो 18 से 60 के या जो 18 से कम का या 60 से ज़्यादा का है उस व्यक्ति को अपात्र करना पड़ेगा। और इस प्रकार के मापदंड दिए गए हैं और इन्हीं मापदंड के आधार पर, इन बिंदुओं के आधार पर ही कार्डों का सत्यापन। शिक्षण सत्र शुरू हुए लगभग 1 महीना पूरा होने आ गया, लेकिन अब तक छात्रों को मिलने वाले गणवेश के लिए किसी भी तरह के कोई आदेश वरिष्ठ स्तर से नहीं आए हैं। दूसरी ओर बीते वर्ष की बची हुई साइकिलों का वितरण करने का काम शुरू कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलने वाली गणवेश बीते वर्ष तक 15 अगस्त तक मिलने के आदेश तो जरूर होते रहे हैं, लेकिन इस बार भी पूरे नहीं हो पाएंगे। शायद यह स्थिति दिखाई दे रही। सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक पीके अंगूरे बताते हैं कि अब तक उन्हें गणवेश के विषय में कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुई है। शायद इस बार सीधे छात्रों के खाते में राशि जमा करवा दी जाएगी। शालाओं में गणवेश और साइकिल वितरण नहीं हो पाया अभी तक। शालाओं में साइकिल वितरण का कार्य चालू है। अभी जिस एजेंसी को टेंडर मिला हुआ वो एजेंसी विकास खंडों में साइकिल पहुंचा रही है और जैसे बीआरसी को हैंडओवर हो रहा है, साइकिलें होती है, वैसे ही जो पात्र बच्चे हैं उनको साइकिल वितरण की जा रही है। 24 तारीख से हमने पिछले बार की बचत जो साइकिल बची थी उसका वितरण कर चुके हैं। सर गणवेश के संबंध में जो राज्य शिक्षा केंद्र से अभी नए दिशा निर्देश नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जैसे मीटिंग में एबीसी में कहा गया है कि संभवतः एसएमसी के खातों में ही गणवेश की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और जब तक निर्देश नहीं आएगा तब तक हम पूर्ण रूप से कोई बात ऐसी कर नहीं सकते। अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया सर? अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। सर जिले में ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पर गणवेश वितरण कराया जा रहा है? नहीं, हमारे पास 29-75 स्कूल हैं जहाँ पर गणवेश कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त बच्चों को गणवेश दी जाती है। अभी तक नहीं मिल पाई सर? अभी तक नहीं मिल पाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला शाखा ने शहर के सरस्वती शिशु मंदिर में 70वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों छात्र जीवन में अनुशासन रहने और मातृभूमि की सेवा के साथ साथ समाज की सेवा करने की बात कही। संस्था है संघ, जिसने राष्ट्र को, भारत माँ को परम वैभव तक ले जाने के भाव से अपने समस्त कार्यकर्ता स्वयं सेवकों को ऐसा प्रभाव दिया है कि हम सब लोग ऐसा काम करें, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ माँ तुझे कुछ और। सब कुछ दे देने के बाद मन में ये भाव और है कि माँ सब कुछ दे देने के बाद और क्या दे। ऐसे भाव को प्रभाव में भरने का काम अगर कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विद्यार्थी परिषद उसकी एक शाखा है। यह के चंद टुकड़ों के लिए ये काम नहीं हो रहा है। इस देश को समृद्ध बनाने। आज 9 जुलाई सन 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। उसका 70वां
स्थापना दिवस और छात्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए सरस्वती महाविद्यालय के अंतर्गत। हमारे सब प्रमुख वक्ता जिसमें वैभव कश्यप जी, भाई साहब कुणाल एलकर जी, भाई साहब सभी लोग उपस्थित हुए। हमारे सब प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और भैया बहनों को और आने वाले हमारे समाज के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को ऐसा विषय भाई साहब के बारे में चर्चा के अनुसार बताया जा रहा है। साथ ही इस महाविद्यालय के अंतर्गत हमने वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम किया और सारे प्रांत में, सारे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज शहर के डाइट स्कूल में छात्रों के लिए शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र तो जैसे तैसे खुले में शौच चले जाते हैं, लेकिन बड़े परेशानी छात्राओं के साथ हो रही है। इस विषय पर जब जिम्मेदारों से चर्चा की गई तो उन्होंने अपनी परेशानी इस तरह से बताई। हमारे जो प्राथमिक शाला का शौचालय है वो एकदम क्षतिग्रस्त है। नगर पालिका के सीएमओ को, इंजीनियर साहब को कई बार आवेदन किया जा चुका है, परंतु उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं 17 से आई हूँ तो 17 से कंटिन्यू उनको आवेदन दिया जा रहा है। अभी 28 तारीख को भी मैंने खुद जाके दी हूँ। कई बार बोला जा चुका है लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते। चुनाव के पहले भी उनको बताया गया, खुद जाके यहाँ देखे कि, और लड़के लड़कियाँ दोनों को एजुकेशन में पढ़ाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग एक ही शौचालय अभी? हाँ, एक ही शौचालय, वो भी क्षतिग्रस्त है, बिल्कुल सीट पूरी चौक है वो। और कितनी बार आपने आवेदन कर दिया इसमें? मैंने 2017 से कई बार करी हूँ आवेदन, लेकिन अभी तक साला जो उनकी मैडम का कहना है कि हमने नगर पालिका को कई बार शौचालय निर्माण के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। नगर पालिका स्वामित्व की बिल्डिंग नहीं है, उनकी बिल्डिंग है तो उसकी व्यवस्था उन्हें करना चाहिए। जहाँ तक आवेदन दिए हैं तो आवेदन तो जानकारी में नहीं आया होगा, डाक में होगा या जैसा भी होगा। मतलब वो उनकी वो नगर पालिका के हैंडवर्क नहीं आते इसमें? नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से उनके नगर पालिका के स्वामित्व की बिल्डिंग नहीं, हमारे द्वारा उसका निर्माण कार्य भी नहीं कराया गया। आपकी जो डाइट शाला है वहाँ बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, बाथरूम वगैरह नहीं है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। बच्चे और जहाँ जो है इसका उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। असल में क्या है कि डाइट परिसर में हमारा ज़िले का वो प्रशिक्षण संस्थान भी है, उसमें अच्छी क्वालिटी के हमारे पास महिला और पुरुष, बालक और बालिका शौचालय बने हुए हैं और हम बार बार उनको प्राथमिक शाला वालों के टीचरों को निर्देशित किए हुए हैं कि आप उन्हीं शौचालयों का उपयोग करो जो डाइट के हैं, क्योंकि स्कूल भी डाइट का है, अलग से स्कूल वो सेपरेट नहीं है, वो डाइट के नाम से ही स्कूल है। और डाइट के जो भी संसाधन है, डाइट के भवन में वह लग रहा है, डाइट के से वो पानी भी बच्चे डाइट के ही नल से पी रहे हैं और डाइट के बाथरूम जो बने हुए हैं उन्हीं का वो उपयोग करते हैं। मगर सर जिम्मेदारों का कहना है कि वहाँ पे हमने तो कई बार लिख करके भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, उनका कहना है कि हमारे स्कूल के लिए एक सेपरेट अलग से बाथरूम और जो है शौचालय बनाए जाए करके, लेकिन उस परिसर में ऑलरेडी जो है पर्याप्त मात्रा में शौचालय उपलब्ध हैं, तो उन्हीं शौचालयों का जैसे आम दूसरे लोग करते हैं वैसे बच्चे भी हमारे और उस स्कूल का स्टाफ भी उन्हीं शौचालयों को उपयोग करेगा। शहर के वार्ड नंबर 24 डेंजर रोड से लगे हुए क्षेत्र में मंगलवार को अचानक जंगली सुअर ने बकरी और उसके चरवाहे पर हमला बोल दिया। इस दौरान चरवाहा तो जैसे तैसे अपनी जान बचा सका, लेकिन जंगली सुअर ने एक बकरी को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये जो एरिया है ये मतलब जंगल से लगा हुआ एरिया है। यहाँ पर बकरियाँ और भैंसी मतलब चराते हैं यहाँ पर। तो 5 बजे की घटना है। यहाँ पर जंगली सुअर का इसके पहले भी 2-4 बार हमले हुए हैं पर बकरी पर, और इसके पहले भैंसी पे हुआ था। तो ये चरा रहे थे, 5 बजे की घटना है। तो उस स्थिति में जंगली सुअर ने मतलब इधर घूमने आई होगी तो उसने हमला करी बकरी पर। तो बकरी पर हमला करने से उसका पेट पूरा फट गया है, पोटा बाहर आ गया है। तुरंत मेरा हॉस्पिटल को बुलाया गया। हॉस्पिटल से कोई डॉक्टर साहब लोग आए, उन्होंने देखे, लेकिन स्थिति इतनी नाजुक थी कि उसके बारे में बोल दिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता करके। फिर वन रक्षक के कुछ सिपाही लोग आके इसका पंचनामा बनाया। और ये घटना इसलिए हो रही है क्योंकि इसके पहले भी बारिश का समय होने के कारण जंगली सुअर ने एक भैंसी वैसी के ऊपर भी हमला करी है। तो ये मतलब वार्ड वासियों में एक थोड़ा सा रोष का माहौल बना हुआ है, डरे हुए लोग, क्योंकि इसके पहले भी 2-4 बार ऐसी घटना हो चुकी है जिससे कि लोगों के जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। बकरी चरा रहे तुलसीराम पंचेश्वर बताते हैं कि शाम के समय डेंजर रोड के किनारे बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान अचानक जंगली सुअर ने हमला बोल दिया। वो गड्ढे में जंगली सुअर है। तो बकरी जिंदा है अभी तो जिंदा है, पोटा बाहर आ गया पूरा। तो कितने बजे की घटना है? ये 4-5 बजे की। तो यहाँ कैसे आए थे आप? बकरी चराने। अचानक हमला कर दी इसमें? अचानक हमला कर दी।
देश में हिंदू विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और हिंसक भीड़ द्वारा हिंदू समुदाय पर किए जा रहे अत्याचार को रोकने की मांग को लेकर बजरंग दल द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बजरंग दल के पदाधिकारियों ने दिल्ली के चांदनी चौक में हुई घटना की निंदा करते हुए हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल विशेष धर्म के लोगों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। उक्त मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बताया कि आज देश के सभी जिलों में हिंदू विरोधी कार्य किए जाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। मंदिरों के सम्मान में बजरंग दल के राष्ट्रीय आह्वान पर दिल्ली के अंदर में चांदनी चौक में हिंदुओं के धार्मिक केंद्र मंदिरों पर कुछ मुस्लिम युवकों ने सामूहिक रूप से हमला करके मंदिर को तोड़फोड़ किया, हिंदू समाज को प्रताड़ित किया, मारपीट किया। और चांदनी चौक और दिल्ली की बात नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी घटना है कि भारत आज़ादी के बाद में खुले रूप से 400-500 लोगों ने सामूहिक रूप से संगठित होकर हिंदुत्व के जागरण के केंद्र, आस्था केंद्र भगवान के मंदिरों को तोड़ने का काम किया है। उन पर हम कार्रवाई की मांग को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से हम माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए बजरंग दल पूरे देश में आज 9 जुलाई को पूरे देश में बजरंग दल ने आज आह्वान किया है कि हम देश भर सभी जिला मुख्यालयों पर बजरंग दल के माध्यम से, देश की युवा तरुणाई के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे और कार्रवाई की बात करेंगे और इस देश के अंदर में जो हिंदू विरोधी घटनाएं हो रही है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। नगर में फैले अतिक्रमण को हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के दौरान पिछले दिनों नगर के गुजरी मार्केट में प्रशासन द्वारा फुटकर सब्जी विक्रेताओं का अतिक्रमण हटाया गया, जिसके बाद इन व्यापारियों के द्वारा मार्केट में बैठने के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। सर, हम लोग पथकर विक्रेता हैं और फुटपाथ पर व्यवसाय करते हैं। अभी नगर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण में हमारी दुकानें हटा दी गई है और हम प्रशासन में का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मतलब कलेक्टर महोदय जी और नगर पालिका के द्वारा आदेश किया गया है कि आप सभी व्यवसायी लोग अंदर दुकान लगाइए। हम अंदर लगाने तैयार हैं सर, और उनके साथ में हम साथ देने के लिए तैयार हैं। बात यह है सर कि अंदर में जो दुकानें बनी हैं 52 और व्यवसायी लोग हैं कम से कम आज के समय में 1000 लोग, और अंदर में दुकान इतनी बड़ी है कि कम से कम 2000 लोग व्यवसायी लोग धंधा कर सकते हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा अतिक्रमण है, टीन सेट डाल के खाली पड़े हैं और हम लोग वहाँ बैठने जाते हैं। जैसे आज हमको अगर नगर पालिका बैठाल देते हैं और तो आज हमको बैठने देंगे, कल सुबह दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा कि ये दुकान हमने खरीदे हैं, आप यहाँ से हटो। अब साहब हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। भले ही जिले में मानसून सक्रिय है, बावजूद इसके भी जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पिछले 1 वर्ष में शुद्ध पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। इसी कड़ी में पेयजल की व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कर्रा मशीन टोला निवासियों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने वार्डवासियों को पेयजल की सुविधा देने की मांग की है। यहाँ पे इस संबंध में आए कि पिछले 8 से 10 महीना हो गया हमारे ग्राम पंचायत कर्रा मशीन टोला में, जो कि 4 वार्ड है, जिसमें 1000 से 1200 लोगों की जनसंख्या है। उस टोले में 10 महीने से पानी नहीं आ रहा है। बड़े मुश्किल से महीने में 1 आध बार आता है, वो भी दूषित पानी आता है। और हेडपम्प भी जो है हमारे गांव में 3-4 हेडपम्प है, जिसका पानी पूरा ख़राब हो चुका है और परेशान हो चुकी है जनता। हमारे वार्ड के जो पंच है दिलीप भैरम और माननीय गौरी शंकर बिसेन जी की ITI, इन 2 जगह से बड़े मुश्किल से पानी मिल पाता है। इन लोगों ने भी अगर से बंद कर दिया तो हमको बहुत दिक्कत होती है। बस हमारी समस्या यही है कि ग्राम पंचायत गर्रा में और जो हमारी सरपंच महोदय है श्रीमती रीना त्रिवेदी, इनके पास सैकड़ों बार चले गए हम अपनी समस्याओं को लेकर के, लेकिन इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। ना कभी आके देखा कि ये लोग परेशान हैं तो सही में हैं या नहीं है, झाँक के भी नहीं देखा इन्होंने, बिल्कुल हमको दरकिनार कर दिया है और किसी भी हमारी कोई भी समस्या हो उसका कभी निराकरण नहीं किया है। इसके पूर्व में कभी आपने शिकायत करी थी क्या? कलेक्टर महोदय से हम पहली बार आए हैं, जब पूरी तरीके से परेशान हो गए, हम पंचायत से हार चुके कि पंचायत हमारा कोई भी काम नहीं कर सकती। इसके बाद हमने कदम उठाया कि माननीय श्री कलेक्टर महोदय के पास जाके ज्ञापन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराएं। लांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पूर्वा टोला के ग्रामीणों ने जन सुनवाई में पहुंचकर वन अधिकार अधिनियम 2006-7 के तहत वन भूमि का पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
देखिए हम लोग जो है लांजी जनपद के ग्राम पंचायत पुरवटोला से आए हुए हैं यहाँ पर, और वनाधिकार पट्टों के लिए जो है हमने अपनी मांग रखने के लिए माननीय कलेक्टर साहब के सामने जनसुनवाई केंद्र बालाघाट पहुँचे हुए आज हम यहाँ पर। और हम लोग जो है आदिवासी वर्ग से तो नहीं है, लेकिन जो अन्य परंपरागत वनवासी जहाँ पर इन लोगों को भी जो है पट्टा मुहैया कराने का शासन का हक है, अधिकार है, लेकिन अभी तक के जो है उस अधिकार से हमारे को वंचित रखा गया है, और उसकी ही मांग को लेकर आज हम यहाँ बालाघाट आए हुए हैं। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर गर्रा में मंगलवार को अवंतीबाई चौक दीनी रोड रेंगाटोला में ऑटो पलटने से पिता पुत्र घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे धनीराम 35 वर्ष, उसके बेटे अरविंद 5 वर्ष बहेगांव थाना लालबर्रा पिपरिया ससुराल से धनीराम बेटे अरविंद के साथ ऑटो में बहेगांव जा रहा था। इसी दौरान यह घटना घटित हो गई। ऑटो में अन्य लोग भी थे जिन्हें मामूली चोटें आई। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को चाही गई सेवा का लाभ तय समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने किरनापुर के प्रभारी तहसीलदार पुन्नीलाल सांडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों ना समय पर सेवाएं नहीं देने के लिए उन पर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाए और यह राशि उनके वेतन से वसूल कर समय पर सेवाएं नहीं मिलने से प्रताड़ित हुए आवेदक को प्रदान की जाए। तहसीलदार सांडिया को 3 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। जिले के वनांचल और शांत कहे जाने वाले बिरसा तहसील के अचानकपुर में जमीन को लेकर 2 परिवारों के बीच इस तरह मारपीट हुई कि 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार की देर शाम को अचानकपुर में कावरे परिवार और नागेश्वर परिवार आपस में एक जमीन के विवाद को लेकर भिड़ गए, जिसमें लाठी डंडे चले। इस दौरान 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों ही परिवार के 19 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा के नाम पर जिले के भीतर एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुम्हारी में संचालित प्रांचल ग्रुप एजुकेशन संस्था की संचालक दमयंती नगपुरे, पति धर्मलाल नगपुरे, ऑल इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट अलीगढ़ के संचालक डॉक्टर ओम प्रकाश के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कोतवाली थाना पहुंचकर 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने शिकायत दर्ज करवाई कि सतप्रांचल ग्रुप एजुकेशन संस्था द्वारा बीएड पाठ्यक्रम करवाए जाने के नाम पर उनसे 22,500 फीस जमा करवा ली गई है, लेकिन कोर्स नहीं करवाया गया। अब संचालक फीस वापस नहीं कर रहे हैं। जिला अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते ओपीडी में अप्रशिक्षित नर्सों के द्वारा मरीजों को दवा का वितरण कर उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बताएं कि जिला अस्पताल में करीब 8 फार्मासिस्ट अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ओपीडी में स्टाफ नर्स की मौजूदगी में मरीजों को दवाइयां बांटी जा रही है। बिना प्रशिक्षित नर्सों को जानकारी न होने की वजह से दवा केंद्र में आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में मरीजों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो दवा ले रहे हैं दवा वितरण केंद्र में कौन दे रहा है दवा? सिस्टर लोग दे रहे हैं, तो कोई फार्मासिस्ट नहीं है यहाँ पर। क्या दवा लेने की कितने घंटे लगे आपको? आधा घंटा। लाइन कब से लगे? कब से लाइन लगे? आधा घंटा हो गया। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान आरएमओ डॉक्टर महाजन ने बताया कि ओपीडी में 2 फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है और उनकी देखरेख में दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अहम शाखा आयुष विभाग के द्वारा आम जनता को बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। वहीं पंचकर्मा पद्धति से मरीजों का उपचार कर उन्हें राहत पहुँचाई जा रही है, लेकिन जिला अस्पताल के आयुष विंग में पंचकर्मा महिला टेक्नीशियन के न होने की वजह से महिलाओं को इस चिकित्सा पद्धति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संदर्भ में आयुष विंग के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर साकेत बताया कि पंचकर्म के माध्यम से मरीजों को बेहतर उपचार आयुष विंग के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन महिला टेक्नीशियन के ना होने के चलते दिक्कतें आ रही है। इस समस्या को सुलझाने के लिए शासन स्तर पर पत्र भेजा गया है और शीघ्र ही महिला टेक्नीशियन की व्यवस्था शासन के द्वारा कर दी जाएगी। हमारे यहाँ पंचकर्म की जो चिकित्सा पद्धति अभी मतलब चालू है, अच्छे कंडीशन में चालू है, उसका रुझान भी अच्छा है। पेशेंट काफ़ी मतलब आ रहे हैं हर तरह, जैसे वाद व्याधि के पेशेंट हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस है,
कटी सूल है ना, कमर दर्द है, इधर आपका गर्दन में दर्द है, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। उनका अच्छे ढंग से पंचकर्म के द्वारा जो है तो उनका इलाज किया जा रहा है और जितनी पंचकर्म की पद्धतियां हैं उन सभी पद्धतियों से उनका इलाज किया जाता है। फुंसियाँ जो है तो मुहासे के रूप में इकट्ठा हो जाती है, तो उसको हम लोग आजकल जो है तो जलौका यानी लीच थेरेपी के द्वारा जो है तो उसका ब्लड सैक कराते हैं और जब वो खराब ब्लड जो निकल जाता है, दूषित ब्लड, तो उससे जो है तो उनको काफ़ी अच्छे ढंग से आराम मिलता है। लेकिन महिलाओं के लिए नहीं है, कोई भी मतलब टेक्नीशियन या कहीं से भी कोई मतलब अटैच नहीं है, तो यानी महिलाओं के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। रामपायली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शासन द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से किया गया है। उक्त केंद्र में 75 ग्राम व 1.5 लाख की जनसंख्या आती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष डॉक्टर के भरोसे है। MBBS डॉक्टर नहीं होने के कारण ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है। रामपायली के युवाओं ने 9 जुलाई को MBBS डॉक्टर की व्यवस्था किए जाने अस्पताल की अव्यवस्था से नाराज होकर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग। हमारी मांगे पूरी करो, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद। अभी बताइए कब से आए आप अस्पताल? 12 बजे से आए हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ डॉक्टर नीचे अभी उधर अंदर है डॉक्टर, दवाई वाले वहाँ है ही नहीं। पे? तो दवाई वाले कोई नहीं है नहीं है। और 1-1.5 घंटे से परेशान हो रहे हैं आप। तो ऐसे ही होते रहता है हर समय? डॉक्टर रहते हैं कि नहीं यहाँ पे? आज ही आई हूँ। ऐसा आज ही है। तो ये बताइए जैसे यहाँ बोले कि डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से नहीं मिल पाती, मिलती कि नहीं मिलती? दवाइयाँ भी नहीं मिलती। किस तरह से बीमारियों का जैसे यहाँ इलाज होता है? फिर जैसे बुखार आया है, सर्दी खांसी, इसी की दवाई मिलती है? अन्य बड़ी बीमारी की भी मिलती है दवाई? बड़ी बीमारी की दवाई नहीं मिलती ना यहाँ पे। नहीं मिलती। यहाँ पर आज हम लोगों ने तालाबंदी इसलिए की है क्योंकि यहाँ पर बड़ा अस्पताल है ये और रामपायली का। यहाँ पर 75-70 बेड है और मिनिमम 75 गाँव इस अस्पताल में के इसमें आते हैं। 25 उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर आते हैं और 1.5 लाख जनसंख्या है। फिर भी यहाँ पर ना ही 108 है, ना ही यहाँ पर जननी है और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है यहाँ पर MBBS डॉक्टर की, कि यहाँ पर MBBS डॉक्टर है ही नहीं। जब सन 2016 से यहाँ पर MBBS डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसको लेकर हमने सन 2016 में एक महिला की तरफ से आवेदन कलेक्टर महोदय को भेजा। उसके बाद सन 2018 में हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन युवाओं के द्वारा भेजा और भी CMO जी को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद हमने वाराणसी चिकित्सा महोदय में वहाँ पर भी दिया और हर जगह हमने ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर MBBS डॉक्टर नहीं, तो किस तरह से परेशानी हो रही है? यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर परेशानी जैसे कल यहाँ पर एक लड़की को सांप ने काट दिया रात में 6-7 बजे। अब हमारे कुछ दोस्त यहाँ पर थे तो वो लड़की को यहाँ लेके आया गया तो वहाँ पर इंजेक्शन नहीं लगाया गया, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमारे कुछ दोस्तों ने उसे वाराणसी नहीं ले गया। डॉक्टर ने बोले कि अगर 10 मिनट लेट होती तो शायद वो मर जाती। तो इसका इतना बड़ा अस्पताल होने पर भी यहाँ पर इस चीज़ का इलाज ना हो, ये है बहुत बड़ी बुरी समस्या। 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाला अस्पताल एक आयुष डॉक्टर के भरोसे है, जिन्हें सर्प काटने के मरीज को इंजेक्शन तक लगाने की अनुमति नहीं है। साथ ही अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ आए दिन हॉस्पिटलों में घटनाएं घट रही है और डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है और सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ गंदगी का भी है, जो कि आए दिन जो स्वास्थ्य करने यहाँ इलाज करने आ रहे हैं लोग, ग्रामीण जन, उनको आए दिन परेशानी होती है। आपको खुद देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है। हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल लेकिन बंद पड़ा है और गंदगी चारों ओर हॉस्पिटल के इतनी ज़्यादा है, मच्छर है या कुछ मरीज एडमिट भी है अभी, और फिर भी उन्हें यहाँ गंदगी का सामना करना पड़ रहा है और इतने आजू बाजू पानी भरा हुआ हॉस्पिटल के आप खुद देख सकते हैं। हमारी यही कि यहाँ पे सबसे पहले तो MBBS डॉक्टर होना चाहिए और साथ ही जिस तरह से ये लाइव कवरेज करता है काफ़ी 75 गाँव को और काफ़ी जो बड़े जन विभाग को, तो उसे देखते हुए यहाँ पे एक मांग की जा रही है कि अच्छा डॉक्टर और अच्छी व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था यहाँ पे। जननी एक्सप्रेस नहीं है, एम्बुलेंस नहीं, तो फिर कैसे लाते हैं मरीजों को? या तो हमारी स्वयं का बजट करके जाते हैं या फिर जिनके पास साधन नहीं होता तो किसी के पास अवेलेबल नहीं हो पाती कार वगैरह, तो फिर समय की देरी हो जाती है। देरी की वजह से उन्हें फिर कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है या जान जा सकती है। जैसे बताइए कि आप सुबह 11 बजे से यहाँ विरोध कर रहे हैं, कोई आया स्वास्थ्य विभाग का बड़ा? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही आपने देखा अभी ताला भी जड़ा गया है यहाँ पे दरवाजे पे।
लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और ये विगत 2 वर्षों से किया जा रहा है आने वाले, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें बस आश्वासन दिया जाता है कि काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। युवाओं ने जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को समझाइश देने के साथ ही मांगे पूरी करने की बात कही। इसके बाद युवाओं का आक्रोश शांत हुआ। हमारी मांगे पूरी करो, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, एमबीबीएस डॉक्टर की ड्यूटी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर ये कलेक्टर मौजूद सीएमओ जी को हम 2016 से ज्ञापन दे रहे हैं। सर आप देखिए यहाँ पर सिविल साइंस सब है, आप देखते जाइए हम कितने लड़ाई करें, अब हम क्या करें। अब इसका कुछ आप बताइए, हमें चाहिए कि यहाँ पर खुद आए। हम ये माने कि सीएमओ से जब हम उनके पास गए खुद आए और हमको बताए कि 3 दिन यहाँ पर उनको समझाइश दी गई है अभी कि आप कलेक्टर महोदय के सामने अपनी मांग को प्रस्तुत करें, प्रशासन के सामने मांग रखें। प्रशासन की अपनी कुछ लिमिटेशंस है, बट प्रशासन इस पर कोशिश कर रहा है। उसी संबंध में इनको समझाइश दी गई है कि इस तरह की जो हरकत आज हुई है ये ना दोहराई जाए और एक बार प्रशासन से मांग की जाए, प्रशासन में डेफिनेटली इनकी मांगें पूरी करेगा। सर तो तालाबंदी के उसको किस तरह बहाल किया गया? हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी तो समझाइश दी गई है, उसमें आगे लेके डॉक्टर साहब और इन सबसे पूछ के कि क्या पूरी जो घटना हुई थी उस घटना क्रम के अनुसार कार्रवाई। तो ताला खोल दिया गया सर कि अभी? ताला खोल दिया गया है और उन्होंने भी ऐसा कुछ उत्पात नहीं किया, उनकी मांग थी इस वजह से ताला लगाया हुआ था, जो कि खोल दिया गया है। उसमें कोई समस्या नहीं आई, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। एक और जिला मुख्यालय में स्थित तालाब अपने सौंदर्यीकरण और कायाकल्प की राह तक रहा है। वहीं लालबर्रा नगर मुख्यालय में ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के आधिपत्य में स्थित बड़ा तालाब का स्वरूप दिनों दिन और भी आकर्षक होते जा रहा है। क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के बड़ा तालाब की पार की मजबूती हेतु वर्तमान समय में युवा सरपंच अनीस खान के द्वारा पत्थरों से पिचिंग कार्य करवाया जा रहा है। सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लेने पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि पांढरवानी स्थित बड़े तालाब में गार्डन के दोनों ओर तालाब की पार को मजबूत करने के लिए पत्थरों से पिचिंग कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें गार्डन की ओर पिचिंग कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है और दूसरी ओर मौजूद पार का पिचिंग कार्य प्रारंभ है। वर्तमान समय में यहाँ पर पत्थर पिचिंग का कार्य चल रहा है। जैसा कि विदित है संपूर्ण बालाघाट जिले में कि लालबर्रा के बड़े तालाब में इसको गार्डन भी बनाया गया है, गहरीकरण किया गया है और पारों का जो है मरम्मत भी किया गया है। इस तरीके से इन पारों को गार्डन के किनारे किनारे मिट्टी ना बहे करके पत्थर पिचिंग कार्य किया जा रहा है और सारे कार्य गुणवत्ता सहित हो रहे हैं। गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। जनपद पंचायत वारासिवनी के सभा कक्ष में मंगलवार की सचिव रोजगार सहायकों की बैठक संपन्न हुई। यहां बैठक सीईओ अखिल सहाय श्रीवास्तव, खंड पंचायत अधिकारी मेघराज गौतम की मौजूदगी में शुरू हुई। किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा कर उक्त योजना के आवेदन व दस्तावेज जल्द जमा करने संबल योजना यानी नया सवेरा योजना के हितग्राहियों की सर्वे कर जिनका कार्ड बन चुका है, जो अपात्र की श्रेणी में आते हैं, उनका नाम काटने, भवन सन्निर्माण एवं कर्मकार कल्याण मंडल के पात्र हितग्राहियों का कार्ड पारदर्शिता के साथ बनाने के निर्देश दिए गए। आज की बैठक बुलाने का मतलब ये रहा कि किसान सम्मान योजना चल रही है, उसमें किसानों का पंजीयन हो रहा है। पंजीयन के दौरान रोजगार सहायकों को कुछ उत्तरदायित्व मिले हैं कि वो घर घर किसानों के यहाँ जाकर डेटा कलेक्शन करेंगे। आधार कार्ड है, कॉपी लेना है, बैंक की कॉपी लेना है, तो खातेदारों की जो जानकारी इकट्ठा करना वो काम रोजगार सहायकों को दिया गया है। तो चूँकि इसमें राजस्व विभाग का जो पटवारी वाला जो अमला है वो पोर्टल पे एंट्री कर रहा है और डाटा कलेक्शन काम रोजगार सहायक कर रहा है। तो दोनों विभाग को बीच में समन्वय बनाने के उद्देश्य से कि काम अच्छा हो और प्रोग्रेस अच्छी हो जाए, लोगों को जल्दी से पोर्टल पे ले लिया जाए ताकि उसका लाभ मिले। उस कारण से इनकी बैठक समीक्षा बैठक मैंने बुलाई थी कि उनके द्वारा डेटा कलेक्शन काम कैसे किया जा रहा है। वारासिवनी जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोहगांव खुर्द के ग्रामीण ने मंगलवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर सस्ते दाम में पीएम आवास के मकान बनाने के लिए रेत दिलवाने की मांग की है। हितग्राहियों के खातों में 4 दिवस में 25,000 रुपए आए और जल्द फाउंडेशन तैयार करने कहा गया है और अपना मकान भी तोड़ दिए हैं। महंगी रेत मिलने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। सरकार को ज्ञापन इस बात का सौंपे कि अभी प्रधानमंत्री आवास के तहत हमारे गाँव में 18 लोगों को प्रथम किस्त जारी हुई है।
25,000 रुपये की। अब ये लोग अभी फाउंडेशन बनाना है इनको और 90 दिन के अंदर अपना मकान फाइनल करके देना है। इनके पास रेत नहीं है। अब रेत के लिए हम डंपर वाले के पास जाते हैं, वो 3,000 के ऊपर की बात करते हैं एक ट्रैक्टर की। अब इनको 25,000 मिला के बताइए कैसे कैसे वो रेत ला पाएंगे कि महंगी रेत, यानी महंगे दाम में रेत मिल रही है। तो क्या मांग करना हमारी मांग है कि इनको सस्ते दाम में रेत दिलाया जाए ताकि बेचारे उतने पैसे में मकान बने। राशि तो अभी चार दिन हुए जो राशि स्वीकृत हुई 25,000 की। तो अभी क्या स्थिति है? अभी हमारी ये स्थिति है और हमारी मांग यही है कि एक तो 25,000 में ईटा का भी रेट बहुत तेज़ है और 25,000 में एक तो रेत नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि शासन से कि अगर एक तो राशि डालना था तो एक तो पहले डालना था या तो फिर बरसात के बाद में डालना था, ताकि हमको रेत भी सस्ती दाम में मिल सकती थी। और दूसरी बात, हमने अभी मकान खोल दिए तो हम रहने के लिए भी हमारे लोग जो भी हितग्राही है वो इधर उधर हो, कहीं सर छुपाने की फिर जगह भी नहीं मिल पाएगी। अभी बारिश भी होगी, बरसात चालू हुई है। बरसात भी चालू हो चुकी है। ऐसे कितने लोगों को डली है अभी हमारे यहाँ पे कम से कम 18-20 लोगों को राशि डल चुकी है। कौन सी पंचायत? ये मोहगांव खुर्द पंचायत। मोहगांव खुर्द पंचायत। जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहगांव खुर्द में पंचायत द्वारा सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार को 55 वर्षीय मजदूर फत्तूलाल गौडेकर की दोपहर में भोजन की छुट्टी के बाद अचानक तबियत खराब होने से मौत हो गई है। फत्तूलाल को बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारासिवनी पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पंचायत में सीसी सड़क का काम चालू था, काम कर रहा था। अभी लंच टाइम में बैठ के खाना वाना खा रहे थे, अचानक तबीयत खराब हुई, उसको लेके आए। अभी क्या हुआ है? अभी अब डॉक्टर साहब देख रहे हैं, देखने के बाद क्या है पता है। तो क्या सीसी रोड की काम चालू था क्या छुट्टी हो गई थी? नहीं, काम चालू था। तो पहले से तबियत खराब थी क्या? नहीं, पहले से कुछ नहीं, स्वस्थ आदमी था। स्वस्थ आदमी, अचानक तबियत खराब हुई? अचानक तबीयत खराब हुई है, उसको अपना हॉस्पिटल लेके आए। अभी क्या बता, सीरियस है? हाँ, अभी चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी देख लेते हैं डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत ददिया में निर्माणाधीन हायर सेकेंडरी स्कूल भवन की गुणवत्ता की बारिश के शुरू होते ही पोल खुल गई है। ठेकेदार के द्वारा बरती गई अनियमितता के कारण स्कूल भवन की छतों से प्रत्येक कमरे में पानी टपक रहा है। 9 जुलाई को कृषि समिति सभापति तुलसीराम बोपचे, ददिया सरपंच कृष्ण कुमार महोबे व ददिया पूर्व सरपंच मनीराम भोयर के द्वारा निर्माणाधीन स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने पाया बिल्डिंग के सभी कमरे में छतों से पानी टपक रहा था और दीवारों में पानी सीपेज हो रहा था। ये आ रही है कि हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग आई है और बिल्डिंग बन रही है, जिसमें अभी तक मेरा अंदाज़ है कि आज 9 तारीख है, 2 तारीख से बारिश चालू है। पहली बार बारिश के समय में पूरी बिल्डिंग सीपेज हो रही है। आज हमने वर्तमान में ठेकेदार साहब द्वारा ताला बंद रखा जाता था, हमने आज तक पहिया खोदे हैं, तब से बिल्डिंग में कभी नहीं आए। लेकिन आज ऐसा अवसर मिला कि हमको, हमारी मीटिंग थी हाई स्कूल में, तो आज यहाँ गेट खुला था, ठेकेदार साहब का काम चल रहा है, तो हमने आकर के निरीक्षण किया, ने देखा तो ये हालत है कि अभी ये 4 दिन की बारिश में पूरी बिल्डिंग सीपेज आ रही है। तो ये नसल हो सकता है कि यानी क्या होगा। ददिया में हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन ठेकेदार के माध्यम से लगभग 1 वर्ष से बनाया जा रहा है, जहां वे इसके पूर्व कभी नहीं आए क्योंकि हमेशा ताला लगा रहता है। आज स्कूल भवन का गेट खुला पाए जाने पर बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया तो बिल्डिंग के सभी कमरों में पानी सीपेज हो रहा है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिल्डिंग निर्माण के संबंध में ठेकेदार से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन ठेकेदार के द्वारा उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या ग्राम ददिया में हायर सेकेंडरी स्कूल स्वीकृत हुआ है और जो बालाहाट के जैन ठेकेदार द्वारा यह बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन इस बिल्डिंग में हम लोग आज जनपद सदस्य पूर्व सरपंच हमारे मनीराम जी भोयर और मैं स्वयं यहाँ आके निरीक्षण किया, तो यहाँ देखने पता चल रहा है कि प्रत्येक कमरे में पानी सीपेज हो रहा है और कहीं पानी टपक रहा है। यहाँ कार्य बहुत ही एक घटिया प्रकार से काम किया जा रहा है। हमने ठेकेदार को बोला भी, लेकिन उनका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं है। वो अपने मन मर्जी से कार्य चालू कर रहा है और किया जा रहा है। हम शासन से यही चाहते हैं कि इसका निरीक्षण किया जाए और ठेकेदार पे थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए।
लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ददिया के गांधी चौक स्थित सहकारी उचित मूल्य की दुकान में 9 जुलाई को एक व्यक्ति के द्वारा मिट्टी तेल की मांग करते हुए सेल्समैन से वाद विवाद किया गया। वहीं विवाद बढ़ने पर सेल्समेटर के द्वारा सोसाइटी बंद कर दी गई, जिससे सोसाइटी में राशन सहित अन्य सामग्री लेने आए उपभोक्ताओं को वापस लौटना पड़ा। इस घटना की जानकारी लगने पर कृषि समिति सभापति तुलसीराम बोपचे, ददिया सरपंच कृष्ण कुमार महोबे व अन्य ग्रामीण जन सोसाइटी पहुंचे, जिन्होंने इस घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। पद्मेश से चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि ददिया में गांधी चौक में संतोष नेतलाल बिसेन की चाल एक कमरे में वर्षों से सोसाइटी संचालित है, जिसमें 3-4 गांव के ग्रामीण राशन लेने आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 9 जुलाई को सेल्समैन के द्वारा दुकान का शटर खोला ही गया था कि ग्राम का दिनेश बिसेन डिब्बा लेकर आया और मिट्टी तेल के लिए सेल्समैन को परेशान करने लगा। वहीं ग्राम देवरी, ददिया और खामघाट की महिलाएं राशन लेने के लिए आई हुई थी, जिनके सामने सेल्समैन को अनावश्यक रूप से परेशान करने लगा। इस दौरान विवाद बढ़ने पर सेल्समैन के द्वारा सोसाइटी बंद कर दी गई। विवाद कुछ नहीं, सोसाइटी सेल्समैन ने अपना शटर खोला ही था, बैठा था। कुछ महिलाएं थे, देवरी से, ददिया से, खामघाट से, बमनी से, अनेक सारी महिलाएं थी। उनके बीच में वो आया उधर से अपना डब्बा लेके और सेल्समैन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उसने बोला थोड़ा धीरज रख, सोसाइटी खोला छूँ, तेरी जो इच्छा भी पूरी कर देंगे। उसके बाद फिर आया ना, मतलब जैसे गाली देने लगा सब महिलाओं के बीच में, एंड वेंट जो मुँह में आया वो, तो सभी सारी हरकतें उसकी ठीक नहीं है और परेशान हो गई महिलाएं। सेल्समैन को मजबूरी में दुकान बंद करना पड़ा, जाना पड़ा। लालबर्रा नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत अमोली के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 16 में बिजली सप्लाई हेतु खंभों में लगाए गए विद्युत तार नीचे झूलने की वजह से लंबे समय से स्थानीय रहवासियों पर खतरा मंडरा रहा था, जहां ग्रामीणों की मांग पर विद्युत विभाग के द्वारा 9 जुलाई को पुरानी लाइन हटाकर नवीन केबल लगा दी गई है, जिससे नीचे झूलते तारों के खतरे से ग्रामीणों को निजात मिल गई है। पद्मेश से चर्चा में सहायक लाइनमैन गंगाराम टेमरे ने बताया कि अमोली में पुरानी LT लाइन नीचे झूल रही थी, जिसे हटाकर नया केबल लगाया गया है। जागरूक युवा राजू पंचेश्वर एवं ग्रामीणों के द्वारा पूर्व में विद्युत विभाग के अधिकारियों को शिकायत की गई थी कि उनके मकान के समीप से खंभों में विद्युत तार लगाए गए हैं, जो विगत कुछ दिनों से ढीले होकर नीचे झूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में बारिश के मौसम के दौरान तेज आंधी तूफान के कारण तार कभी भी टूटकर नीचे गिर सकते हैं। ये LT लाइन का जो तार है भैया, कंडक्टर वो नीचे आ गया था, क्या ये स्टे टूट गया था, नीचे आ गया था, इसलिए फिर अपन ने इसके जगह केबल ही लगा दिए। तो ये मजबूत हो गया हर समय के लिए, परमानेंट। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अचानकपुर बलवा कांड, 19 लोगों पर मामला दर्ज। बीएड के नाम पर छात्रों से धोखाधड़ी, संचालक पर मामला दर्ज। किरनापुर तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी। सहकारी बैंक में 70 लाख का गबन, अब तक नहीं हुई किसी कर्मचारी पर कार्रवाई। डॉक्टर की मांग को लेकर रामपाली स्वास्थ्य केंद्र में तालाबंदी। पहली बारिश पर टपकने लगा स्कूल का भवन। डीजल के बढ़े दाम, सब्जी व्यापार हुआ प्रभावित। और आयुष विभाग में महिला टेक्नीशियन की कमी, महिलाओं को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। We'll